अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने सेकेंड ईयर की बुक से वन शॉट लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। इस वीडियो की हेल्प से इंशाल्लाह आप अपने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इंट्री टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और तमाम चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस कंप्लीट चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम जो चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं अपनी सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक से, वो है होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 15 है और इस बुक का पहला चैप्टर है। सो होम्योस्टेसिस को आपने कंप्लीट चैप्टर जो है इसका कंप्लीट पढ़ा होगा इंडिविजुअल टॉपिक्स में, अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, अपने कोचिंग में पढ़ा होगा या यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ा होगा। तो इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट डिस्कस करेंगे, सही। और अगर आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट और कॉन्साइज लेक्चर फराहम करूंगी जो आपको पूरे चैप्टर को समझने में काफी मदद देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की तो हम समझते हैं सबसे पहले इस वर्ड को, इसके इंट्रोडक्शन से, कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस एक सलाहियत है किसी भी ऑर्गेनिज्म की टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब बेसिकली ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। यानी बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बैरूनी इन्वायरमेंट है, ठीक है, माहौल है, उनमें जो डिफरेंट चीजें हो रही है वो हमारी अंदरूनी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी बॉडी के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट का काफी इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे ना। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी सलाहियत अल्लाह ने रखी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है जो कि अपने इंटरनली फंक्शंस को क्या करती है, मेंटेन करती है और बैलेंस करती है। ठीक है, इसके मेंटेन करने और बैलेंस करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि इसे मेंटेन करना और बैलेंस करना इसीलिए जरूरी है ताकि तमाम ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफेक्टली परफॉर्म कर सके। ठीक है स्टूडेंट, इसी बैलेंस को, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है ना, आगे लिखा है डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंज, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट का किससे, एक्सटर्नल चेंज से कोई फर्क ना पड़ना। ठीक है, इसे मेंटेन कर रही होती है, सही है, किसके बावजूद, एक्सटर्नल चेंज के बावजूद मेंटेन कर रही होती है। इट इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ये इंश्योर करवाती है, यानी होम्योस्टेसिस का काम होता है, इस प्रोसेस का काम होता है कि ये इंश्योर करे, ये इस चीज का ख्याल करे कि हमारी बॉडी में जो फंक्शन है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हो ऑफ द सेल एंड ऑर्गन, हर एक सेल का और ऑर्गन का फंक्शन, थ्रू रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, पीएच, वाटर एंड आयन बैलेंस। अब ये होम्योस्टेसिस यानी ये मेंटेनेंस और बैलेंस किसकी मदद से होते हैं, रेगुलेशन ऑफ वाटर्स की मदद से, टेम्परेचर की मदद से, पीएच और आयंस के बैलेंस की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारी बॉडी में डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, ठीक है, ऑर्गन्स के अलावा, सेल्स और टिश्यू के अलावा, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है, हमारी बॉडी के इंटरनल ओस्मो रेगुलेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद वाटर की प्रेजेंस, इसके अलावा आयंस की प्रेजेंस। तो ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, होम्योस्टेसिस प्रोसेस में मदद कर रही होती है उसको बैलेंस करने में और मेंटेन करने में। ठीक है, और होम्योस्टेसिस का मेंटेन होना क्यों जरूरी है, ताकि सेल्स और ऑर्गन अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस इज जस्ट अ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस इज जस्ट अ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत कि वो मेंटेन कर सके, एक स्टेबल बैलेंस बना सके किसका, अपनी इंटरनल बॉडी का एक्सटर्नल के साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सटर्नल चेंज होने के बावजूद भी बॉडी अपना इंटरनल जो पोस्चर है या इंटरनल जो फंक्शनली उसके ऑर्गन्स हैं वो जो बैलेंस बना रही है वो होम्योस्टेसिस प्रोसेस की मदद से बना रही है। और ये प्रोसेस किसकी मदद से हो रहे, डिफरेंट हमारे ओस्मो रेगुलेशन ऑफ वाटर की मदद से, ओस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ पीएच की मदद से, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, नाउ होम्योस्टेसिस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है,
यानी ये एलिमेंट्स मिलके इस प्रोसेस को सरअंजाम देते हैं। जैसे सबसे पहला एलिमेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर हम किसे कहते हैं? डिफेक्ट चेंज को कहते हैं इन द इन्वायरमेंट, यानी स्टिमुली। रिसेप्टर्स का नाम आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम में। रिसेप्टर्स बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट? रिसेप्टर इन्वायरमेंट से मैसेज लेकर आ रहे होते हैं। ये बेसिकली स्टिमुली होते हैं। जैसे बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक है स्टूडेंट, तो बॉडी को जैसे ये रिसेप्टर्स की मदद से सिग्नल मिलेगा, मैसेज मिलेगा, ठीक है, तो वो एक अलग सिनेरियो है कि नर्वस सिस्टम में कैसे मैसेज जाएगा। सबसे पहला फैक्टर हम सिर्फ समझ रहे हैं जो कि मैसेज देगा किसको? अपने होमियोस्टेसिस को, यानी इंटरनल बॉडी को कमांड सबसे पहले कौन देगा? रिसेप्टर्स देगा। रिसेप्टर क्या करेगा स्टूडेंट? बेसिकली बाहर के इन्वायरमेंट को देख के बताएगा। सही है स्टूडेंट। नाउ उसके बाद है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर यानी ये प्रोसेसर है, प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा सिग्नल्स में फॉर रिस्पॉन्स, ताकि रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके। सेंट्रल हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर होता है, यानी आपने नाम सुना होगा CNS का, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें जस्ट हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या करेगा? उस मैसेज को मजीद भेजेगा ताकि बॉडी इस तरीके से अपने होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर सके। थर्ड हमारे पास है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स हमारे बेसिकली जो होते हैं वो मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। ये एग्जीक्यूट करते हैं रिस्पॉन्स को टू रिस्टोर बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग बेसिकली नर्वस सिस्टम को यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, नर्वस कोऑर्डिनेशन को नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट ये समझ रहे हैं थोड़ा बहुत कि होमियोस्टेसिस जो हमारी बॉडी में हो रहा है ये हो रहा कैसे है। ठीक है, ये वाटर को रेगुलेट कराने में, पीएच को रेगुलेट करा के, टेम्परेचर को रेगुलेट करा के, मेंटेन करके तो हो रहा है, लेकिन इसको कमांड कैसे मिल रहा है, सिग्नल्स कैसे मिल रहा है, तो उसके पीछे जो साइंस है वो कौन है हमारे पास? न्यूरो साइंस है, यानी जिसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को, नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं स्टूडेंट। सही है, तो उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, ये सारे सिग्नल्स को लेकर आएंगे। सही है, तो ये सिग्नल्स जब आएगा हमारी बॉडी में, इन्वायरमेंट का सिग्नल, तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या करेंगे? अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए होमियोस्टेसिस को प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज अबाउट फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम बेसिकली क्या है? होमियोस्टेसिस का फीडबैक है कि होमियोस्टेसिस से असर के बाद हमें दो फीडबैक देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक यानी कि रिवर्स अ चेंज टू मेंटेन स्टेबिलिटी, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल। नेगेटिव फीडबैक जो है बेसिकली ये छोटी मोटी चीजों में, जैसे टेम्परेचर की कंट्रोल करने में, ठीक है, ये क्या करता है? मदद दे रहा होता है, यानी ये बता रहा होता है, सर्टेन चेंज को बता रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? ये इनहेंस करता है किसको? चेंज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कोई इंटरनली जो फंक्शन है उसके ऊपर ये पॉजिटिव फीडबैक हमें देखने को मिलता है। सही, ये ब्लड क्लॉटिंग जैसे चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इन सारी चीजों में, जैसे मिसाल के तौर में अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ब्लड जो है वो बहुत तेजी से निकल रहा है, बह रहा है, अब वहां पर ब्लड निकल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हुई है, अब वहां पर फॉरन क्लॉटिंग होना, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक, यानी बॉडी ने अपने इंटरनल चीजों को, फंक्शन को मेंटेन और बैलेंस रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए क्या किया? फॉरन क्लॉटिंग शुरू कर दी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल अगर हम समझे तो बाहर जो बेसिकली इन्वायरमेंट है वो चिली इन्वायरमेंट है, यानी सर्दी वाला इन्वायरमेंट है, और बॉडी अंदर से कैसा महसूस कर रही है? गर्म महसूस कर रही है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। सही, तो इसको मेंटेन करेगा टेम्परेचर कंट्रोल के जरिए, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक ये दोनों होमियोस्टेसिस के फीडबैक हैं स्टूडेंट। सही, और बाकी हमारे पास जो होमियोस्टेसिस है वो क्या है? वो एक एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने बाहर के इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, बैलेंस करना बाय डिफरेंट रेगुलेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ओस्मो रेगुलेशन को, कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरीके से परफॉर्म होती है होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे अपने होमियोस्टेसिस के प्रोसेस के साथ हेल्प करने वाले कुछ रेगुलेशन प्रोसेस को जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं
ताकि वो मेंटेन कर सके, हमारी इंटरनल बॉडी को बैलेंस कर सके, इंटरनल बॉडी की चीज़ों को एक्सटर्नल बॉडी एक्सटर्नल फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर डिफरेंट रेगुलेशन हो रही होती है डिफरेंट चीज़ों की, तो वो बॉडी को क्या करती है, मेंटेन करने में, बैलेंस करने में, यानी होम्योस्टेसिस परफॉर्म करने में मदद दे रही होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रेगुलेशन की, जो कि है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है स्टूडेंट? ओस्मो का मतलब होता है बेसिकली वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ओस्मो का क्या मतलब होता है, वाटर एंड सॉल्ट। रेगुलेशन से मुराद है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी, यानी वाटर और सॉल्ट की रेगुलेशन को, यानी कंसंट्रेशन को बेसिकली रेगुलेट करना बॉडी के अंदर, ताकि मेंटेनेंस हो सके हमारे इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट में जो भी ऑस्मो रेगुलेशन मौजूद है, हाई कंसंट्रेशन के ऊपर या लो कंसंट्रेशन के ऊपर, वो हमारी इंटरनल बॉडी से क्या हो सके, मैच हो सके, बैलेंस हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, रेगुलेशन को मेंटेन करना, रेगुलेट करना बॉडी के अंदर कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, ओस्मो रेगुलेशन में आपने नाम सुना होगा ओस्मो कन्फॉर्मर्स का और ओस्मो रेगुलेटर्स का। ओस्मो रेगुलेटर्स तो हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जो कि ओस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे, यानी एक्टिवली रेगुलेट कर रहे होंगे वाटर और आयंस के बैलेंस को, उसे हम कहेंगे ओस्मो रेगुलेटर्स। नाउ अगर हम बात करें ओस्मो कन्फॉर्मर्स की, सो ओस्मो कन्फॉर्मर्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को कह रहे होते हैं जो एडजस्ट कर रहे होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ मैच कर सके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बैलेंस के साथ अपने ऑस्मेटिक, इंटरनल ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या कर सके स्टूडेंट, बैलेंस कर सके, मैच कर सके। उन तमाम ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट मेरीन वाटर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो वाटर लेवल होता है वो बहुत हाइपरटोनिक होता है, यानी बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, तो उसको सही से प्रॉपरली उस ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहला रहे हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स कहला रहे हैं। ये मेंटेन और बैलेंस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो। होम्योस्टेसिस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी की बैलेंस एक्टिविटी को बैलेंस करता है इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ओस्मो रेगुलेशन में तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को, साल्ट्स और आयन की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं बेसिकली ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, वो तमाम ओस्मो रेगुलेटर्स जो कि बेसिकली अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, मैच करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है स्टूडेंट, ओस्मो कन्फॉर्मर और ओस्मो रेगुलेटर्स के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, अब एक और चीज जो कि है प्रॉब्लम फेस्ड बाय ओस्मो रेगुलेटर्स, वो तमाम ओस्मो रेगुलेटर्स यानी वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि ओस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, यानी कि जो भी उनका इन्वायरमेंट है उस हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, तो उस प्रोसेस को अमल में लाने के लिए कुछ प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही होती है। ठीक है ना, उन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स वो तमाम जानदार हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश वाटर में रह रहे हैं। फ्रेश वाटर से मुराद है बेसिकली स्टूडेंट कि इसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो इतनी हाई नहीं होती। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें मैरीन एनिमल्स की, तो ये भी वाटर है, मैरीन वाटर। ठीक है, ये भी बेसिकली वाटर ही है ना। ये कैसा वाटर है, इसको हम मैरीन वाटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वाटर। नाउ इसके अलावा एक और एनिमल्स है दैट इज टर्स्ट्रियल एनिमल्स। अब ये तीनों एनिमल्स, तीनों ऑर्गेनिजम्स
किस तरीके से फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को और फिर उनको किस तरीके से किस मेथड के जरिए हल भी कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करें, यह फेस करते हैं एक्सेस वाटर इनटेक एंड द आयंस लॉस, यानी कि फ्रेश वाटर एनिमल्स क्या करते हैं, वाटर एक्सेस वाटर को तो इनटेक कर लेते हैं लेकिन आयंस क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। आयंस की कंसंट्रेशन प्रॉपर मिल नहीं पा रही होती है। हमारी बॉडी को एक मेंटेन एक बैलेंस लेवल पे वाटर की कंसंट्रेशन भी चाहिए और सॉल्ट्स आयन भी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो जो फ्रेश वाटर है वो इतना सॉल्टी वाटर नहीं है, सही है। तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को वाटर एक्सेस अमाउंट में तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें सॉल्ट जो है और आइंस जो है उसकी कंसंट्रेशन मुकम्मल नहीं हो पा रही, वो इससे लूज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है ना। मेरीन वाटर एनिमल्स की बात करें तो ये फेस करते हैं डिहाइड्रेशन को। डिहाइड्रेशन से मुराद है पानी की कमी, ठीक है। तो ये पानी की कमी को फेस कर रहे होते हैं। अब ये पानी की कमी को फेस क्यों करते हैं, वाटर में तो रह रहे हैं, फिर पानी की कमी क्यों, ये बेसिकली ड्यू टू द हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से पानी की कमी को महसूस करते हैं। यानी वाटर का इंटेक तो मुस्तकिल कर रहे हैं लेकिन वाटर इतना ज्यादा हाइपरटोनिक है कि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो भरपूर मिल रही है लेकिन वाटर जो है वो भरपूर नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना उन्हें वाटर चाहिए तो वो इतना वाटर वो इनटेक नहीं कर पाते। अगर ज्यादा से ज्यादा पानी पियेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन जितनी मिलेगी उससे डबल हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन मिल रही होगी मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म को, सही। तो इसमें क्या होगा, इनको डिहाइड्रेशन होगी, कंसंट्रेशन सॉल्ट की बढ़ रही है, पानी की कमी है, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ रहा है, राइट नाउ। टर्स्ट्रियल एनिमल्स की बात करें स्टूडेंट तो ये फेस करते हैं वाटर लॉस को थ्रो एवोपरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो बेसिकली इन्हें भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है बट यहाँ पर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम का रीजन हाई लेवल ऑफ जो हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो नहीं है, बल्कि इनकी जो बेसिकली डिहाइड्रेशन का रीजन है दैट इज अबाउट एवोपरेशन एंड एक्सक्रीशन। टर्स्ट्रियल एनिमल्स की बॉडी एक्सक्रीशन कर रही है तो फिर इनका वाटर लॉस हो रहा है, सही स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम है जो इन ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ती है। नाउ अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या ये ओस्मोरेगुलेशन को छोड़ देते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर इस मेंटेनेंस को नहीं करते, ऐसा नहीं है। अगर ये ओस्मोरेगुलेशन को छोड़ देंगे परफॉर्म करना, यानी सॉल्ट की और वाटर के चेक एंड बैलेंस को, इनकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट कराना छोड़ दिया जाएगा तो फिर होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है डिफरेंट मेथड के जरिए, जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट इनके मेथड्स की फॉर ओस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट से मुराद इनके रहने की जगह के मुताबिक ये अपने मेथड्स को यूज कर रहे हैं, सही है। जैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन को। डाइल्यूट यूरिन यानी क्वाइट फ्लूइड नुमा यूरिन जो है, डाइल्यूट यूरिन जो है ये क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट, और सॉल्ट को उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सही है स्टूडेंट। तो इन्हें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि वाटर का इनटेक तो भरपूर मिल रहा था लेकिन उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम थी, सही। तो अगर ये कंसंट्रेटेड यूरिन को पास आउट करते तो वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी चला जाता। तो ये डाइल्यूट जो है यूरिन पास आउट कर रहे होते हैं, यानी वाटर की अमाउंट ज्यादा रिलीज होती है और उसमें जो सॉल्ट है उसे ये पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस कर पाते हैं वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, सही ना। अगर बात करें मेरीन एनिमल्स की स्टूडेंट तो ये ड्रिंक करते हैं सी वाटर को, सही, यानी जिस पानी में है मेरीन वाटर में उसी को ड्रिंक कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये एक्सेस सॉल्ट को थ्रू गिल्स और ग्लैंड्स के जरिए क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, रिमूव आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी वाटर को क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं और बेसिकली एक्सेस अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट है, क्योंकि मेरीन वाटर कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है बहुत ज्यादा। आपने सी वाटर देखा है ना, समुद्र का पानी, उसमें एक व्हाइट व्हाइट लेयर होती है, कितना ज्यादा कड़वा और खारा पानी होता है, तो वो सॉल्टी वाटर है, वो मरीन वाटर है, सही है। उसमें हाइपरटेनिक यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक है, सही। तो ये क्या करते हैं, वाटर को इनटेक कर लेते हैं और सॉल्ट को बेसिकली जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है
उसे अपने गिल्स के जरिए, अपने गलफड़ों के जरिए और अपने कुछ ग्लैंड्स के जरिए क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी बॉडी से निकाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कोई डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट नहीं कर रहे, क्योंकि वाटर की तो इन्हें जरूरत है, तो वाटर को इनटेक रहने देते हैं और गिल्स के जरिए, गलफड़ों के जरिए ही क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं। अच्छा, मरीन वाटर यानी जो गिल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन भी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी क्या करती है, अपने फेफड़ों के जरिए, लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन करती है, तो मरीन वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन फिश हैं, वो क्या करती है, अपने गिल्स के जरिए से कर रही होती है ना, उसी गिल्स से ये सॉल्ट को क्या करती हैं, स्पेल आउट करती हैं, एक्सक्रीट आउट करती हैं, यानी बाहर निकालती हैं बॉडी से। सही, तो इस तरह मेंटेन होता है वाटर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के स्टूडेंट, तो ये कंजर्व करता है वाटर को, यानी बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, हम ह्यूमन बीइंग भी इसी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की ओस्मो रेगुलेशन की, तो इनको डिहाइड्रेशन थी। ठीक है, ना ये क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। ठीक है, वाटर के इंटेक ज्यादा करते हैं। ठीक है, और साथ ही बाय प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन करते हैं, तो उसमें वाटर जो है वो इतना ज्यादा एक्सक्रीट नहीं होता, जितनी हमें नीड नहीं होती, जितना हम इंटेक करना हो हमारी बॉडी कर लेती है, देन उसको जितनी नीड नहीं होती फिर हमें जो है वो यूरिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब आप हद से ज्यादा वाटर का इंटेक करोगे तो फिर आपको ज्यादा यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा। सही, नाउ अगर आप नॉर्मल वाटर इंटेक कर रहे हो तो फिर इतना ज्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली वाटर को यहाँ कंजर्व किया जा रहा है, वाटर को यहाँ सेव किया जा रहा है, ताकि डिहाइड्रेशन का मसला ना पेश आए। इसके अलावा ये रिड्यूस वाटर को लॉस करते हैं, ये कोशिश करते हैं वाटर कम से कम लॉस हो थ्रू स्किन एंड रेस्पिरेशन, स्किन और रेस्पिरेशन के जरिए क्या करते हैं, सेव करते हैं वाटर को। तो ये बेसिकली मेथड था अपने हैबिटेट, रहने की जगह के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इन चीजों के जरिए वाटर्स के लॉस को बचा रहे होते हैं, और अगर जिन्हें सॉल्ट का लॉस करना हो वो सॉल्ट की लॉस यानी एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, जिन्हें सॉल्ट के लेना होता है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट, अपने हैबिटेट के लिहाज से ये मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो इन्हें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है, तो उसका हल ऐसे करना होता है। सही है स्टूडेंट, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं थर्मो रेगुलेशन को। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं थर्मो रेगुलेशन को, कि थर्मो रेगुलेशंस की मदद से किस तरीके से होम्योस्टेसिस अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से लेके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट तक कैसे मेंटेन किया जाता है, बैलेंस किया जाता है होम्योस्टेसिस को बाय द हेल्प ऑफ थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अगर हम बात करें थर्मो रेगुलेशन की, सो थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो थर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर। सही है, जिस तरीके से ओस्मो का मतलब था स्टूडेंट हमारे पास क्या, वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन, नाउ थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर की मेंटेनेंस को कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, organisms regulate their body temperature to maintain a stable internal environment is called thermoregulation, यानी कि बॉडी, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को देखते हुए एक बैलेंस बनाएगी अपनी रेगुलेशंस की मदद से, उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। सही, नाउ स्टूडेंट अब अगर बात करें हम एनिमल्स की, जो कि क्लासिफिकेशन हो रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन की, तो दो बेसिक क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, यानी एनिमल्स को थर्मो रेगुलेशन की बेस के ऊपर अगर क्लासिफाई किया जाए तो वो दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड बेसिकली हमारे पास वो टेम्परेचर होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल टेम्परेचर फॉर बॉडी हीट। ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसे हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इसे इन टर्म ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एक्टोथर्म्स। ठीक है, नाउ इसके ही बरअक्स इसी के अगेंस्ट जो एक और है दैट इज वार्म ब्लडेड, यानी ये मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर यूजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, कुछ मेटाबॉलिज्म्स के जरिए बेसिकली ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं। सही है स्टूडेंट,
हालांकि जो हमारे पास कोल्ड ब्लडेड है वो कांस्टेंट होते हैं और वो डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर, एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्टोथर्म। अच्छा, वार्म ब्लडेड को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स कहते हैं। एंडो आप याद रख लेना इंटरनल से, कि ये बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट, अपना जो इंटरनल इनका बेसिकली जो इन्वायरमेंट है वो क्या करते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और मेंटेन किस तरह किया जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए, सही। अब इनकी एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, अगर हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी एग्जाम्पल में है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स यानी कि तमाम रेंगने वाले जानदार, और एम्फीबियंस यानी तमाम वो जानदार जो खुश्की और तरी यानी पानी में और खुश्की में दोनों में रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो बेसिकली एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हमारे पास क्लास है, ये क्लास जो है ये कहलाती है बेसिकली कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, यानी ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा, इनकी बॉडी का टेम्परेचर वैसा होगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट किसकी, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म की, तो इस वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं हमारे पास किसकी क्लास, मैमल्स की क्लास और बर्ड्स की क्लास, ठीक है। बर्ड्स यानी एव्स का फाइलम, एव्स की क्लास, ठीक है। अब इसमें तमाम उड़ने वाले परिंदे आ जाते हैं, और मैमल्स में बेसिकली वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि बेसिकली बेबी बर्थ करते हैं और जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैमल्स में ही बेसिकली ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं। ह्यूमन बीइंग हम सब जो है वो क्या है, मैमल्स ही है, सही है। हम बेबी बर्थ करते हैं, फीमेल्स की बात की जा रही है, वो बेबी बर्थ करती हैं और बेसिकली क्या करती हैं, उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी बेबी के बाद। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डिफरेंट क्लास को बता रही होती है, सही है, आपने क्लास पढ़ी होगी। नाउ स्टूडेंट बेसिकली मैमल्स और बर्ड्स वो क्लास है जो कि क्या होती है, वार्म ब्लडेड होती है, यानी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है, बल्कि ये क्या करती हैं, जो इनका इंटरनल इन्वायरमेंट टेम्परेचर होता है ना, उसको ये मेंटेन करती हैं बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म्स के जरिए, सही। अब अगर हम बात करें थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन की, तो ह्यूमन बेसिकली किसमें होते हैं स्टूडेंट, मैमल्स में होते हैं, सही। तो कौन कौन से मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिनकी मदद से मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है, इंडोथर्म की बात कर रहे हैं। ये कंट्रोल करते हैं बाय हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज। अच्छा, सबसे पहला मेंटेन करने से भी पहला इन्हें पता कैसे चलता है कि टेम्परेचर बाहर ज्यादा है या कम है, सही। तो इनकी बॉडी में बेसिकली क्या होता है, अगर टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा है तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस लिहाज से मेंटेन करेंगे, अगर टेम्परेचर बाहर बहुत कम है तो उस लिहाज से बॉडी को मेंटेन करेंगे। तो पहले इन्हें पता कैसे चलेगा बाहर का टेम्परेचर, तो बाहर का टेम्परेचर इन्हें पता चलता है हाइपोथैलेमस से। अब ये हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और इस हाइपोथैलेमस का जो काम होता है, ये बेसिकली सेंसरी चीजों में एक्टिव होता है, यानी टेम्परेचर को महसूस करना, सही। तो टेम्परेचर के बारे में इन्वायरमेंट से बताना, रिस्पॉन्स देना हाइपोथैलेमस का काम होता है। ये कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस किसके रिस्पॉन्स को, टेम्परेचर के चेंज को, रिस्पॉन्स को, सही। नाउ अब अगर स्टूडेंट हम बात करें कूलिंग मैकेनिज्म की, जैसे कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी बहुत शिद्दत वाली गर्मी है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी कैसे मेंटेन करती है, कैसे मेंटेन करती है टेम्परेचर को, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, कौन सा मैकेनिज्म लगता है, कूलिंग मैकेनिज्म लगता है। कूलिंग मैकेनिज्म यानी कि हमारी बॉडी से अल्टीमेटली स्वेट रिलीज होना शुरू होता है। तो गर्मी में हमें बेतहाशा स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, सही। तो हम ज्यादा क्या करते हैं, गर्मी में स्वेटिंग को झेल रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन को झेल रहे होते हैं, सही है। तो बेसिकली हमारी बॉडी से इतना स्वेट क्यों रिलीज होता है गर्मी में, इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो कूलिंग मैकेनिज्म कहलाता है, सही। कूलिंग मैकेनिज्म क्यों होता है, ताकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। अब जब बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा तो बॉडी इंटरनली भी क्या होगी, वार्म होती जाएगी, टेम्परेचर गर्म होता जाएगा, तो ऑर्गन्स को, सेल को प्रॉब्लम होगी फंक्शन करने में, सही। तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना वो स्वेट रिलीज करना शुरू कर देती है, यानी इंटरनल जो हमारा
वाटर है ओस्मो रेगुलेशन, वो बेसिकली वाटर क्या करता है, वो रिलीज होना शुरू होता है स्वेट की सूरत में, यानी स्किन से, बॉडी से रिलीज हो रहा होता है, सही। तो वो जो स्वेट की रिलीजिंग है वो हमारे बॉडी को ठंडक फराहम कर रही होती है। बज़ाहिर हमें तो बहुत इरिटेट करता है, बुरा लगता है, लेकिन हमारी बॉडी को वो ठंडक फराहम करता है, तो इसे हम कहते हैं कूलिंग मैकेनिज्म। इसके अलावा एक और अमल भी हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड वेस्कोडाइलेशन। वेस्कोडाइलेशन बेसिकली ब्लड वेसल्स जो है ना, ये वाइंडन यानी कि ये रिलीज कर रहे होते हैं हीट को, ठीक है, ब्लड वेसल्स रिलीज करते हैं, इसको हीट को दूर करते हैं, सही है। तो ये कूलिंग मैकेनिज्म कहलाता है। अगर हम बात करें वार्मिंग मैकेनिज्म की, यानी ऐसा इन्वायरमेंट जो कि चिली हो, यानी कि सर्दी हो, तो उसमें हमें स्वेटिंग नहीं होती, हमें उसमें सर्दी लग रही होती है, हमारी बॉडी कैसा फिर अंदर टेम्परेचर कैसे बैलेंस करेगी? तो हमारी बॉडी वार्मिंग मैकेनिज्म करती है। कैसे वार्म करती है बॉडी को? वो शिवरिंग की मदद से वार्म करती है। तो जब सर्दी बढ़ती है, ठंडा मौसम ज्यादा हो रहा होता है, तो हमें कपकपाहट जो महसूस हो रही होती है, जो हमारी बॉडी शिवरिंग कर रही होती है, कांप रही होती है, ठीक है, तो वो मैसेज दे रही होती है, बॉडी का एक चेंज हो रहा होता है, रिस्पॉन्स हो रहा होता है, जो कि वार्म कर रहा होता है। हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सॉक्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी गर्म होने मांग रही होती है, दैट इज कॉल्ड वार्मिंग मैकेनिज्म, राइट। उसके बाद इसके अलावा एक और जो हमारे पास शिवरिंग के अलावा जो मैकेनिज्म है, दैट इज ब्लड वेसल्स मैरो टू कंजर्व हीट। ये कंजर्व करते हैं हीट को। पहले हीट को रिलीज किया जा रहा था, ब्लड वेसल से हटाया जा रहा था, अब ये उसे रोक रहे हैं, हीट को संभाल रहे हैं, ताकि ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने में टेम्परेचर को मदद दे सके। तो दो मैकेनिज्म हो रहे हैं, किसमें स्टूडेंट? मैमल्स में, बर्ड्स में, तमाम उन ऑर्गेनिज्म में जिनकी इंडोथर्म से यानी बॉडी को टेम्परेचर की मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है। तो वो बेसिकली ये दो मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, कूलिंग मैकेनिज्म एंड वार्मिंग मैकेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको थर्मो रेगुलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन क्यों हो रही है स्टूडेंट? ताकि होम्योस्टेसिस प्रोसेस हो, ताकि बॉडी मेंटेन करे, बैलेंस करे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, अपने इंटरनल मैकेनिज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्यों होगा, किस लिए इंपॉर्टेंट है ये? ताकि सेल्स और ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम कुछ यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड और उनके डिसऑर्डर से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस को, जिसकी मदद से होम्योस्टेसिस को बैलेंस किया जा रहा है, यानी होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को अमल में लाया जा रहा है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया ओस्मो रेगुलेशन को, यानी हमारी इंटरनल बॉडी में सॉल्ट्स और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसे बैलेंस और मेंटेन करके, किसके अकॉर्डिंग? इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग बैलेंस करके बॉडी के फंक्शंस को, सेल के फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म किया जा रहा है। इसी तरीके से थर्मो रेगुलेशन को हमने समझा कि टेम्परेचर जो बॉडी का है, इंटरनल टेम्परेचर, उसके बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक उसे बैलेंस करके होम्योस्टेसिस को बैलेंस किया जा रहा है। नाउ स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस की। एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या मतलब? ऐसा अमल जिसमें बॉडी से कोई वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर निकलता है, एक्सक्रीट आउट होता है, तो ऐसे अमल को हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये एक्सक्रीशन प्रोसेस हमारा जो बॉडी है, ये प्रोसेस हमारी बॉडी के फंक्शंस में ही शामिल है और हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स एसोसिएट हैं जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सक्रीशन प्रोसेस यानी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है, फ्लूइड है, जितना भी मटेरियल है, ठीक है, जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से निकालना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस। सही, अब ये एक्सक्रीशन प्रोसेस बेसिकली कौन कर रहा होता है? हमारी किडनी कर रही होती है। ठीक है, ये फिल्टर कर रही होती है वाटर को, ब्लड को, और उसमें से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं, आपने नाम सुना होगा यूरिया का, यूरिक एसिड का और इमोनिया गैस का, तो ये तीनों को ये बॉडी से क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, नाउ बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो ऑर्गन एसोसिएट है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, पेयर ऑफ हमारे पास कौन से है स्टूडेंट? किडनी ऑर्गन एसोसिएट है। इसके साथ ही हमारा यूरिया, यूरिथर, ठीक है, यानी यूरिन, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन एसोसिएट होते हैं इस फंक्शन को करने के लिए। सही,
नाउ हमारे इस बुक में डिटेल में बताया गया है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन को, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे ना। यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, यानी ऐसा सिस्टम, ठीक है, बॉडी के अंदर जो कि यूरिन को, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को, उस फ्लूइड को जो कि जिसकी हमारी बॉडी को अभी जरूरत नहीं है, उसको जब बॉडी से पास आउट किया जाता है डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में या एक्सक्रीटेड यूरिन की शक्ल में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है वो यूरिन पास आउट करते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉल्टी वाटर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा मरीन फिश के बारे में, तो वो डाइल्यूट यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के ओस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। नाउ अगर हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन की बात करें, यानी हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, तो हमारी बॉडी में जो किडनी है स्टूडेंट, द किडनी, ये फिल्टर करती है ब्लड को और ये रिमूव करती है वेस्ट को और मेंटेन करती है वाटर के बैलेंस को, ठीक है। तो किडनी जो पेयर ऑफ हमारे पास जो ऑर्गन है, ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है बेसिकली ब्लड को। अब उस ब्लड के अंदर में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जैसे कि कुछ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है, कुछ आयंस हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, फिल्टर करके रिमूव करते हैं और वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके साथ ही ये कॉन्सिस्ट करता है आउटर कॉर्टेक्स में। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मैंने लिखा है किडनी का, कि किडनी के पास एक आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर का जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनली, वो मेड्यूला कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसको आउटर देखें किडनी का, तो आउटर स्ट्रक्चर किडनी का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है स्टूडेंट, दैट इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आवर किडनी, राइट। तो ये जो बाहर वाला रीजन होता है स्टूडेंट हमारे पास, ये कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसे इंटरनली देखें डायसेक्शन के बाद, तो इसके अंदर एक इस तरीके से जो है वो पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, त्रिकोण नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसको मेड्यूला कहा जाता है, आपने डिटेल में पढ़ा होगा, सही। तो इसको क्या कहा जाता है, मेड्यूला कहा जाता है। ये हमारे पास इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके साथ ही एक बेसिकली रिनाल पेल्विक्स होता है। इसी मेड्यूला के साथ हमारे पास क्या अटैच होते हैं, रिनाल पेल्विक्स मौजूद होते हैं, यानी फनल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, रिनाल पेल्विक्स। यही रिनाल पेल्विक्स कलेक्ट करते हैं यूरिन को, यानी किडनी के अंदर जो मौजूद वाटर है स्टूडेंट, एक्सेस वाटर है, ब्लड है, उसको फिल्टर करने के बाद जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिनाल पेल्विक्स कहते हैं। और रिनाल पेल्विक्स के अंदर जो डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड यूरिन है वो कलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम मजीद रिनाल पेल्विक्स की बात करें, तो इस रिनाल पेल्विक्स में यूरिन कलेक्ट होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, इसके अंदर मजीद कुछ माइक्रो हमारे पास स्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम नेफ्रोन कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रोन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का, वो बेसिकली मेजर एसोसिएट होता है यूरिन को बॉडी से पास आउट करने में, सही। अब बेसिकली अगर हम नेफ्रोन के स्ट्रक्चर को देखें, तो नेफ्रोन कहाँ पर मौजूद है, रिनाल पेल्विक्स के अंदर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा नेफ्रॉन, एक दो नहीं, बहुत ज्यादा। और ये इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हम इसे नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, सही ना। नेफ्रॉन के अगर थोड़े बहुत स्ट्रक्चर को समझें, तो सबसे पहले हमें नेफ्रॉन में ग्लोम्युलर्स देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लोम्युलर्स एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे मैं छोटी सी डायग्राम इसकी बनाऊं ग्लोम्युलर्स की, तो इस तरीके से एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट, ग्लोम्युलर्स का। नाउ इस ग्लोम्युलर्स जो है, यानी इसको तो हम बेसिकली बोमन्स कैप्सूल कह रहे हैं, इसके अंदर मौजूद जो है, ये क्या मौजूद है स्टूडेंट, ये मौजूद है हमारे पास ग्लोम्युलर्स और नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल के साथ जो है ना, क्या होता है, बेसिकली अटैच होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबली, ठीक है, यानी यहाँ पर एक ट्यूब जा रही होती है, वो कहलाता है प्रॉक्सिमल ट्यूबली। ना प्रॉक्सिमल ट्यूबली के बाद स्टूडेंट हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं, लूप ऑफ हैनली, ठीक है स्टूडेंट। लूप ऑफ हैनल एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है, सही। लूप ऑफ हैनल के बाद एक और हमारे पास ट्यूब आता है जिसे हम डिस्टाल ट्यूब कहते हैं, ठीक है। डिस्टाल ट्यूब इसी तरीके से होती है जैसे हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूबली होती है, ठीक है, दरमियान में लूप ऑफ हैनल है। देन इसके बाद आता है स्टूडेंट एक कलेक्टिंग डक्ट,
सही स्टूडेंट, कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। अगर हम बात करें स्टूडेंट इस ग्लोमेरुलस की यानी इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की, तो ये क्या होता है, यही फिल्टर करता है ब्लड को। अगर हम इस कप लाइक स्ट्रक्चर की बोमन्स कैप्सूल की बात करें, तो ये कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को, यानी जो फिल्टर हुआ जो चीजें हैं उसको फिल्टर करने के लिए जो है उसे कलेक्ट करेगा, देन बोमन्स कैप्सूल को भेजेगा, बोमन्स कैप्सूल फिल्टर करना शुरू करेगा। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूबली जो सबसे पहला रास्ता ट्यूबली आएगी, ट्यूब आएगा, ये रीअब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को और आयन को, यानी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, आयंस की जरूरत होगी उस ब्लड में से, तो वो इसे रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नाउ फिर जो वेस्ट बच जाएगा ना, लूप ऑफ हेनल क्या करेगा, रेगुलेट करेगा वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को, यानी रेगुलेट चेक करेगा वाटर के और सॉल्ट के बैलेंस को। नाउ डिस्चार्ज ट्यूब मजीद उसको फर्दर फिल्ट्रेट करेगा, पीएच की रेगुलेशन करेगा। ठीक है, नाउ अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, तो कलेक्टिंग डक्ट फाइनल यूरिन की कंसंट्रेटेड यूरिन जो है, इसके कंसंट्रेटेड यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द यूरिथर, और यूरिथर से फिर हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर है, इसके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क है। ठीक है, ये जो नेटवर्क है बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, ये फिल्टर करने में मदद दे रहा होता है ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अलावा बोमन्स कैप्सूल जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेट जो हमारे पास मटेरियल है, ब्लड हो गया, उसे लेता है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली दो ट्यूब होते हैं ग्लोमेरुलस के साथ अटैच। एक स्टार्टिंग वाला जो ट्यूब होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूबली क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की, आयंस की जिसका भी जरूरत है। ठीक है, ना उसके बाद लूप ऑफ हेनली जो है ना स्टूडेंट, ये लूप ऑफ हेनली क्या करता है, मजीद इसे वाटर और सॉल्ट को रेगुलेट करने में मदद देता है। नाउ डिस्टाल ट्यूबली जो हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये डिस्टाल ट्यूबली क्या करता है, सेकेंड लास्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड लास्ट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कर रहा होता है, डिस्टाल ट्यूबली, ये पीएच को बैलेंस करता है, मजीद रेगुलेट करवाता है। इन द एंड जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट यानी नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पे आके सारे यूरिन जो है वो क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, देन उसके बाद वो यूरिथर को भेजेगा, और यूरिथर से हमारी बॉडी के जरिए पास आउट हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये पूरा रद्द-ए-अमल होता है, प्रोसीजर होता है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन का। सही, नाउ अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसी यूरिनरी ट्रैक्ट में, इसी रास्ते में कुछ डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। सही, वो कौन कौन से हैं और उसका रीजन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसे समझते हैं। नाउ डिसऑर्डर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन प्रॉब्लम जो किडनी से रिलेटेड है, दैट इज किडनी स्टोन, यानी गुर्दे में पत्थर का होना। किडनी स्टोन बेसिकली होता क्या है, हार्ड मिनरल डिपॉजिट। जब कोई हार्ड मिनरल डिपॉजिट हो जाता है, या आप कह लो छोटे छोटे कैल्शियम ऑक्सिलेट जब आपस में मिलते हैं, बड़ा हार्ड जो है वो मटेरियल बना देते हैं। ठीक है, तो वो स्टोन क्या करता है, किडनी के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है फ्रॉम इन द किडनी, और ये काउज करता है पेन को। अब जब ब्लॉकेज होगी, बंद होगा रास्ता, तो पेन होना शुरू होगा किडनी में। ठीक है, यूरिनरी ब्लॉकेज में। सही स्टूडेंट, तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सिलेट यानी समटाइम जब प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाता, और इसके पीछे रीजन क्या है, डिहाइड्रेशन। जब हमें बहुत पानी की कमी होती है, हम प्रॉपर पानी नहीं पीते, तो गुर्दे सही से काम नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, किडनी सही से फंक्शन एसोसिएट नहीं कर पा रही होती है, तो उस वजह से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट कलेक्ट हो रहे होते हैं, पत्थर की शक्ल इख्तियार करते हैं। बाज दफा ये इतने ज्यादा जो है वो हार्ड नहीं होते, तो मेडिसिन के जरिए या वाटर के ज्यादा इनटेक की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से ये खुद ही सेटल हो जाते हैं। ठीक है, यूरिन में पास हो जाते हैं। सही, बाज दफा ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि फिर इन्हें रिमूव करना पड़ता है, जिसके लिए एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, जैसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ठीक है स्टूडेंट, लिथोट्रिप्सी की मदद से फिर इस स्टोन को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ट्रीट विथ मेडिकेशन और हाइड्रेशन, मेडिसिन के जरिए सबसे पहले डॉक्टर एक्सरा करते हैं, देखते हैं कि भाई किडनी स्टोन इतना कोई हार्ड नहीं है, इतना माइनर किडनी स्टोन है कि अगर जो पेशेंट है, पर्सन है, वो वाटर का इंटेक ज्यादा करे, तो वो रिकमेंड करते हैं आप ज्यादा पानी पिए, ये मेडिसिन इंटेक करें, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर आपके यूरिन में ये स्टोन पास आउट हो जाएगा। ठीक है, जब वो स्टोन बहुत ज्यादा यानी कैल्शियम ऑक्सिलेट बहुत हार्ड होता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फिर उन्हें सर्जरी
रिकमेंड की जाती है, जिससे रिमूव किया जाता है। लिथोट्रिप्सी नाम है, ठीक है, मशीन का, जिसके जरिए रिमूव होता है, ठीक है, किडनी का जो स्टोन है वो। सही, तो ये सर्जरी रिकमेंड की जाती है। सही ना। अभी तो मजीद जदीद लेजर टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। सही स्टूडेंट। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर है, दैट इज किडनी फेलियर। ये काफी कोरोसिव होता है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर होता कैसे है? द किडनी लूज देयर एबिलिटी टू फिल्टर ब्लड। किडनी बेसिकली फेलियर से मुराद है कि जब गुर्दे, किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत खो देते हैं, तो फिर किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जाती है। अब एक ऑर्गन है, जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो फिर वो ऑर्गन हमारे जिस्म में किस काम का, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम ही एसोसिएट करेगा, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, फंक्शन तो प्रॉपरली नहीं कर रहा। तो किडनी फेलियर जो है ना, ऐसा नहीं कि अगर देखो, किडनी में बेसिकली किडनी का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर क्यों करना? ताकि हमारे बॉडी में टॉक्सिन मटेरियल ना फैल जाए, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस ना रहे। बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना बहुत जरूरी है। सही, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन और ऑर्गन रखे उस फंक्शन के लिए ना। जब किडनी अपना फंक्शन सही से नहीं करेगी, तो वो टॉक्सिन मटेरियल बढ़ेंगे, जब वो बॉडी से प्रॉपरली नहीं निकलेंगे तो फिर वो बढ़ेंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा? बेसिकली टॉक्सिन बिल्डअप होगा, ठीक है, और ये टॉक्सिन बिल्डअप होने के बाद क्या क्रिएट करेगा? मजीद इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है कि ये बेसिकली होता क्यों है किडनी फेलियर, इसका रीजन क्या है? इसका जो सबब रीजन बनता है, वजह बनती है, दैट इज इंक्लूड डायबिटिक्स। डायबिटिक के पेशेंट को किडनी फेलियर का खदशा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर और साथ ही कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। किडनी का प्रॉपर जो है ना केयर ना करने की वजह से भी, जैसे प्रॉपर जो है वो ऐसी कोई चीजों का इंटेक करना, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गन खराब भी होते हैं, ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इंटेक कर रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से फिर नतीजा भी तो मिलेगा ना, ऑर्गन भी डैमेज होंगे। इसके अलावा साथ ही डिहाइड्रेशन मेन रीजन होता है किडनी स्टोन और किडनी फेलियर का। सही, तो इसके साथ ही स्टूडेंट अगर हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करें कि भाई इसकी तो हमने बात कर ली, किडनी स्टोन को सबसे पहले मेडिसिन के जरिए ठीक किया जा सकता है, ज्यादा पानी पीने के जरिए। साथ ही अगर ये किडनी स्टोन ठीक ना हो तो फिर सर्जरी की जा सकती है। किडनी फेलियर का जो हल निकलता है दैट इज डायलिसिस, और बहुत कम ही डायलिसिस सक्सेसफुली हो पाते हैं। डायलिसिस आपको पता है काफी पेनफुल जो है वो तरीका है ट्रीटमेंट का। डायलिसिस में बेसिकली होता क्या है, किडनी को मुसलसल वॉश किया जा रहा होता है। परमानेंट एक सोल्यूशन है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, बट उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? बेसिकली यानी किडनी का, गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाना, तबादला कराना। तो उसमें क्या होता है, एक डोनर की जरूरत पड़ती है जो कि अपनी किडनी को क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करवा रहे होते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या करते हैं, जो रिसेप्टियन है यानी जो पेशेंट है, वो उस डोनर की किडनी को लेके उनकी बॉडी में लगाया जाता है, देन फिर वो इजिली अपनी लाइफ को जी सकते हैं ना। इसके पीछे प्रिंसिपल भी है, रिक्स भी है। प्रिंसिपल की बात करें अगर हम, तो प्रिंसिपल ये है कि जिस डोनर से किडनी लिया जा रहा है, तो उनकी जो है ना ब्लड ग्रुप चेक करना, मैच होना जरूरी है, ठीक है। साथ ही उसकी जो किडनी है उससे रिलेटेड कोई, उन्हें कोई बीमारी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इन सारी चीजों को देखना जरूरी है, ठीक है। सर्जरी के दौरान कुछ चीजें जो है वो रिक्स की तरफ ले जाती हैं, जैसे ब्लड की, इम्यून सिस्टम की, अगर उस डोनर में कोई इश्यू है, इम्यून सिस्टम में उनके कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, तो फिर वो बढ़ने का खदशा हो जाती है। तो जिस पेशेंट को दी जा रही है किडनी, उनको इन्फेक्शंस भी हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क होते हैं, बट किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना, ये परमानेंट सोल्यूशन होता है। किडनी डायलिसिस बार बार कराना पड़ता है, ठीक है। और किडनी फेलियर का रीजन क्या है? डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजों का इंटेक जो कि आपकी किडनी को असर कर रहा होता है, खराब करने में। सही है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कंप्लीट चैप्टर था होम्योस्टेसिस का। किडनी और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, जो हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, ये सब हमारे होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहे होंगे, मेंटेन कर रहे होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकाल रहे होंगे, तभी हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में प्रॉपर रहेगी, बैलेंस रहेगी। यानी इंटरनल इन्वायरमेंट जो होगा बॉडी का, वो एक्सटर्नल के साथ साथ बैलेंस रहेगा। सही है स्टूडेंट।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से, चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।